नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 102 के चैप्टर नंबर 3 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा प्रस्तावना। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और 2 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। यदि आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है तो सबसे पहले उन लेक्चरों को जरूर सुनिएगा, ताकि इस चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, जहां हम ये जानेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की क्या विशेषताएं हैं, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि उसमें किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, और प्रस्तावना जो है क्या वो संविधान का भाग है या फिर वो संविधान का भाग नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जैसे आपके हर चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है, तो उस प्रस्तावना से आपको पता क्या चलता है। तो जब आप हर चैप्टर की एक प्रस्तावना को पढ़ते हो तो आपको ये पता चलता है कि उस चैप्टर में अंदर क्या है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। ऐसे हमारे संविधान की भी प्रस्तावना है। इस संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने के बाद हमें यह पता चल जाता है कि भारतीय संविधान में किन आधारभूत सिद्धांतों को रखा गया है, या भारतीय संविधान में किन किन अधिकारों की बात की गई है, या भारतीय संविधान अपनी शक्ति कहाँ से अर्जित करता है। इतना ही नहीं, संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उनकी सोच कहाँ तक थी, उनके कितने महान आदर्श थे। इतने ही नहीं, जो हमारा संविधान है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बना है, बल्कि ये तो किसके लिए बना है, ये तो पूरे भारतवर्ष के लिए बना है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी लिंग का हो, सभी लोगों को अधिकार दे रहा है हमारा संविधान। तो जैसे हम हर चैप्टर की प्रस्तावना पढ़कर ये पता लगाते हैं कि चैप्टर में आगे क्या है, इसी प्रकार से जब आप हमारे संविधान को पढ़ने से पहले संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना संविधान के किन आदर्शों को दिखा रही है, या फिर संविधान में किन आदर्शों को शामिल किया गया है, संविधान के लक्ष्य क्या हैं, संविधान के दर्शन क्या हैं। संविधान की एक छोटी सी झलक प्रस्तुत करती है हमारे देश की प्रस्तावना, हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना। हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना एक संकल्प दिखाती है, और ये संकल्प पता है किसने लिया है, लोगों ने स्वयं लिया है। लोग अपने विकास के लिए खुद जिम्मेदार हैं। ये किसी और स्रोत से नहीं, बल्कि ये जनता के द्वारा ही लिया गया है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, संविधान की प्रस्तावना को जो संविधान में शामिल किया है वो बिल्कुल अंतिम समय में शामिल किया है, जब संविधान बिल्कुल बनकर तैयार होने वाला था। तो इससे पहले अगर हम चैप्टर शुरू करें, इससे पहले संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं, ताकि चैप्टर को समझने में थोड़ी सी आसानी हो। क्योंकि इतनी चर्चा हो रही है प्रस्तावना की, तो हमें ये तो पता हो कम से कम कि हमारी प्रस्तावना में किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। क्या वास्तव में प्रस्तावना को पढ़ने के बाद हमें संविधान के बारे में कुछ पता चलता है। तो चलो सबसे पहले हम प्रस्तावना पढ़ लेते हैं, जो कि आपके चैप्टर में ही लिखी है, और फिर से वापस यहाँ पर आते हैं पृष्ठभूमि पर। तो संविधान की प्रस्तावना देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, तो मैं इसे पढ़ने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संविधान की प्रस्तावना ये कहती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में प्रयोग किए गए शब्द हैं। अब देखो ये शब्द कितना जबरदस्त आधार बता रहे हैं। ये पता है क्या बता रहे हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना में, सबसे पहले ये बता रहे हैं कि अधिकारों का स्रोत कौन है। संविधान में अधिकारों का स्रोत कौन है, तो प्रस्तावना ये कहती है संविधान में अधिकारों का स्रोत भारत के खुद लोग हैं। यानी कि भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करता है हमारे देश का संविधान, हमारे देश की सरकार। नहीं की नारा तो पढ़ लो, हम भारत के लोग। यहाँ पर किसी ने अपना नाम नहीं लिखा, इसमें ये कहा गया हम भारत के लोग। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना सबसे पहली बात क्या कहती है कि संविधान में अधिकारों का स्रोत कौन ले रहा है, खुद जनता ही अपने अधिकार अपने आप को दे रही है, खुद जनता ही अपने अधिकार अपने आप से ले रही है। यानी कि शक्तियों का जो स्रोत है वो कौन है, खुद जनता है। दूसरी बात हमारे संविधान की प्रस्तावना पता क्या कहती है कि भारत की प्रकृति कैसी होगी, तो भारत की प्रकृति होगी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक। जैसा कि पहली लाइन में लिखा ही हुआ है कि प्रभुत्व संपन्न होगा देश हमारा।
यानी कि कोई भी बंदा हमारी संप्रभुता को खतरा नहीं पहुंचा सकता। हमारा देश समाजवादी होगा, हमारा देश पंथ निरपेक्ष होगा, हमारा देश लोकतंत्र होगा। यानी कि हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना सबसे पहले क्या बता रही है कि संविधान के अधिकार का स्रोत कहाँ से लिया गया है, भारत की प्रकृति कैसी होगी। तीसरी बात, ये संविधान का उद्देश्य बता रही है। संविधान का उद्देश्य क्या है कि वो न्याय दिलाएगा, स्वतंत्रता दिलाएगा, समानता दिलाएगा और बंधुत्व को बढ़ाएगा। और न्याय किनारा तो आप देख लो, देखो इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता है आपको। समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा की समानता है, अवसरों की समानता है आपको। तो ये हमारे संविधान के उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को वो अधिकारों की बात कर रहा है। और अगली बात हमारे संविधान की प्रस्तावना बताती है कि संविधान कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। तो इतना पढ़ने के बाद आपको ये तो पता चल गया कि अगर आप इतना भी पढ़ लो तो आपको पता चल जाता है कि हमारे संविधान का बेस क्या है। यानी कि हम संविधान को पढ़ते वक्त किन चीज़ों की चर्चा करेंगे, तो हम संविधान को पढ़ते वक्त इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा करेंगे कि सरकार के कार्य क्या हैं। इतना ही नहीं, हम भारत की जनता के लिए सरकारें क्या करेंगी, लोगों को कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे, संविधान के जो आर्टिकल्स हैं उनमें इन्हीं चीज़ों की चर्चा की गई है। तो अगर आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ लो तो आपको पता चल जाता है कि संविधान हम क्या उद्देश्य क्या है, संविधान का संकल्प क्या है, संविधान किस सोच के साथ तैयार किया गया है। लेकिन क्या सोच एकदम से आ गई, क्या ये प्रस्तावना एकदम से तैयार हो गई, क्या इस प्रस्तावना में एकदम से ये शब्द लिख दिए गए, प्रश्न ये भी उठता है। तो हमारी प्रस्तावना का आधार क्या था, क्या प्रस्तावना पर चर्चा की गई थी, विचार विमर्श किए गए थे। तो इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है आपको। तो देखो, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका आधार जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो हुआ क्या था, पहले बहुत ध्यान से समझो बात को, पृष्ठभूमि से है, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अब पहली बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होंगे। तो आगे चलकर पहले दिन का अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, लेकिन आगे चलकर जो अध्यक्ष बने वो राजेंद्र प्रसाद जी बने 11 तारीख को। अब 13 तारीख को संविधान सभा की बैठक हुई, 13 दिसंबर 1946 की बात कर रहा हूँ मैं। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा को ना एक संबोधित कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में सदस्यों को ये बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं, आखिर हम क्या चाहते हैं, आखिर हम एक कैसा संविधान बनाना चाहते हैं। क्योंकि भाई देखो, संविधान सभा में इतने सारे लोग इकट्ठे हुए तो सबके मन में एक प्रश्न तो था ना कि भाई हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हमें संविधान तैयार करना है, लेकिन एक कैसा संविधान हो, क्या ये जनता की आकांक्षाओं को ये कैसे पूरा करेगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लीडिंग कर रहे हैं, वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लोगों को भाषण दे रहे हैं। और पता है क्या कह रहे हैं, 13 दिसंबर 1946 की बात है ये। वो ये कह रहे हैं कि देखो भाई, हम लोग यहाँ पर किस लिए एकत्रित हुए हैं, हम भारत के संविधान के निर्माण के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये संविधान जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला संविधान होगा। इस संविधान में सभी लोगों के अधिकारों की बात की जाएगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के इसी संकल्प को हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के इसी प्रस्ताव को हम उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। इसे ही हम वस्तुनिष्ठ संकल्प के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या था, तो आप बताओगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार था उद्देश्य प्रस्ताव, या फिर वस्तुनिष्ठ संकल्प, या फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये तीनों चीज़ एक ही है। चाहे आपका उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, चाहे आप पूछो वस्तुनिष्ठ संकल्प क्या था, चाहे आप पूछो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था, ये सारी बातें एक ही हैं। तो संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया था, 13 दिसंबर 1946 को। और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, संविधान सभा में क्या लक्ष्य होने चाहिए, क्या उद्देश्य होने चाहिए, इसके ऊपर चर्चा की गई। और पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया। संविधान सभा में इसे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और उसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन ने पंडित जी का समर्थन भी किया था। संविधान सभा में चर्चा हुई, परिचर्चा हुई और आगे चलकर बहस हुई। और फिर सभी लोगों ने सर्वसम्मति से वस्तुनिष्ठ संकल्पों को यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआती बहस में ही इस चीज़ को क्या करा गया, स्वीकार कर लिया गया। इसका जो उद्देश्य था वस्तुनिष्ठ संकल्प का यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव का जो उद्देश्य था वो ये था कि ये इशारा कर रहा है कि सदस्य को क्या करना है, कैसे संविधान को तैयार करना है, संविधान में क्या क्या आदर्श होने चाहिए, संविधान में क्या क्या मूल विशेषताएं होनी चाहिए, हम संविधान के माध्यम से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हम संविधान के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। ये बात उद्देश्य प्रस्ताव में ही रख दी गई थी और आगे चलकर इसी को ही हमारी प्रस्तावना का आधार बनाया गया।
इसके अलावा उद्देश्य प्रस्ताव का एक लक्ष्य था कि हम ऐसे संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं जो बहस और चर्चा के बाद तैयार किया जाएगा। ये नहीं कि किसी ने एक चीज़ कह दी और वो लिख दी, ऐसा नहीं है। उसके इम्पैक्ट्स देखे जाएंगे, सोसाइटी पर क्या पड़ेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं कि समानता का अधिकार दिया जाएगा तो कितने अधिकार दिया जाएगा, कितनी बंदिशों के साथ अधिकार दिया जाएगा, इन सब चीज़ों पे खुलकर बात बहस चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि हम आज के लिए संविधान नहीं बनाने जा रहे हैं, हम एक ऐसा संविधान बनाने जा रहे हैं जो सदियों सदियों तक चले। तो ये सब चीज़ें किस में रखी गई, वस्तुनिष्ठ संकल्प में। ये सब चीज़ें किस में रखी गई, उद्देश्य प्रस्ताव में। इसे ही हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। इन संकल्पों ने यह बात की कि भविष्य के लिए कौन से मौलिक सिद्धांत होंगे, भारत एक कैसा देश होगा। तो पता लगा भारत एक संप्रभु गणराज्य होगा, अपने डिसीजन खुद लेगा, हर एक व्यक्ति के अधिकारों की बात की जाएगी। वस्तुनिष्ठ संकल्पों का महत्व क्या था, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया गया, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया, इसका महत्व क्या था। तो ये इसका महत्व ये था कि नेहरू जी ये संदेश देना चाहते थे कि हम क्या करने जा रहे हैं और हम बाद में क्या देखेंगे, हम किस प्रकार का संविधान का निर्माण करेंगे। और 2 साल 11 महीने 18 दिन इसी बात बहस और चर्चाओं में लग गए और फाइनली हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो आपसे पूछा जाए वस्तुनिष्ठ संकल्प कब पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को डेट याद रखना। और किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब हम बात करने जा रहे हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन से बिंदु थे जो हम इतनी चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, उद्देश्य प्रस्ताव में सबसे पहली बात ये थी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया तो उन्होंने कहा भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा और इसके शासन के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाएगा। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने शब्दों में कह रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं कि भारत एक कैसा देश होगा, भारत एक स्वतंत्र देश होगा, संप्रभु देश होगा, अपने डिसीजन खुद लेगा, एक ऐसा गणराज्य होगा जिसके शासन के लिए अपना एक संविधान होगा और कोई भी सरकार इस संविधान के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा जो क्षेत्र अब ब्रिटिश भारत के हैं वो भारत के राज्य के अंग होंगे और आगे चलकर भी अन्य रियासतों को भारत में शामिल होने का अधिकार होगा और जितने भी रियासतें भारतीय संघ में शामिल होंगी उन सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी की शपथ हम लेते हैं कि किसी को किसी भी प्रकार से दबाया नहीं जाएगा। यानी कि जितनी भी इकाइयां भारत में शामिल होंगी, भारत उन इकाइयों की एक यूनिट होगी, भारत उन इकाइयों का एक संघ होगा, भारत उन इकाइयों का एक फेडरेशन होगा, भारत उन इकाइयों की एक यूनियन होगी। इसलिए तो आप देखो कि 565 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया। आज भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी कि 28 8 36 36 यूनिट्स को मिलाकर भारत का निर्माण किया गया है आज। तीसरी बात यह की गई कि हर चीज का जो निर्धारण है वो संविधान सभा करेगी और बाद में भी संविधान में अगर कोई चीज बनेगी तो लॉ के हिसाब से बनेगी। सारी की सारी जो शक्तियां हैं उसका बंटवारा किया जाएगा। इतना ही नहीं, कोई भी अंग जो शक्ति प्राप्त करेगा वो भारत के लोगों से प्राप्त करेगा। जनता सभी शक्तियों की मालिक होगी। नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी दी जाएगी। हम ऐसा संविधान निर्माण करना चाहते हैं जिसमें लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, सभी को समान अवसर मिले, कानून के समक्ष सभी को समानता मिले, सभी को सोचने की स्वतंत्रता मिले, बोलने की स्वतंत्रता मिले, विश्वास करने की स्वतंत्रता मिले, पूजा करने की स्वतंत्रता मिले, संगठन बनाने की स्वतंत्रता मिले। कानून और नैतिकता की तहत ये सब काम होंगे, कोई तानाशाही नहीं होगी। इतना ही नहीं, हमारे देश में जो माइनॉरिटीज़ होंगी, हमारे देश में जो अल्पसंख्यक होंगे, उन्हें भी उचित सुरक्षा प्रदान की जाएगी। पिछड़े और आदिवासी इलाकों और वंचित वर्गों की भी सुरक्षा की जाएगी। भारत का राज्य एकता और अखंडता को कायम करने का हर तरीके से प्रयास करेगा। इतना ही नहीं, जमीनी, समुद्री और हवा के माध्यम से भी देश की रक्षा की जाएगी। और आज देख लीजिए आप, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। भारत की धरती न सिर्फ अपनी बल्कि विश्व के सम्मान की रक्षा करेगी। हम अपने ही देश नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए कार्य करेंगे। ये सब किस में बात की गई, ये सब उद्देश्य प्रस्ताव में बात की गई। और यही चीज़ तो हमने संविधान की प्रस्तावना में भी अभी पढ़ा। तो इस प्रकार से संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या है, हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन से बिंदु थे ये बात पता चल गई। प्रस्तावना मैंने आपको पढ़कर अभी सुनाई ही दी है। तो अभी तक हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है, अभी तक हमने चैप्टर में ये पढ़ा है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो ये बता रही है संविधान में अधिकारों का स्रोत कौन है, जनता है। भारत की प्रकृति कैसी है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्र है, गणतांत्रिक है। संविधान का उद्देश्य बता रही है प्रस्तावना कि भारत एक न्याय, स्वतंत्रता और समानता को जनता को पहुंचाएगा और संविधान की तिथि बता रही है। लेकिन इस प्रस्तावना का आधार क्या था, इस प्रस्तावना का आधार था पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको?
अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे, और वीडियो को देखो लाइक ज़रूर करना अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो। आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं हमारे, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब देखो प्रस्तावना तो मैंने शुरू में पढ़ ली थी। अब देखो प्रस्तावना पर मुद्दा क्या बना। तो प्रस्तावना में ना पता है क्या हुआ, जब प्रस्तावना लिखी जा रही थी, प्रस्तावना में शब्दों को रखा जा रहा था, तो इस पर भी बहस हुई। जैसे कि चार लोग थे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, लेकिन कुछ लोग और भी इसमें आगे चलकर जुड़ गए, जैसे मौलाना हसरत मोहानी, के एम मुंशी, एच बी थॉमस, पूर्णिया बनस, रोहिणी कुमार चौधरी और प्रोफेसर सिब्बनलाल सक्सेना। इन लोगों ने पता है क्या करा, संविधान सभा की प्रस्तावना पर बहस करी, चर्चा करी कि किन शब्दों को रखना है, किन शब्दों को नहीं रखना है, और कई बार विवाद भी आए। जैसे कि मौलाना हसरत मोहानी पता है क्या चाहते थे। मौलाना हसरत मोहानी ये चाहते थे कि जो संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द है ना, कि संपन्न, लोकतांत्रिक, गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द नहीं होने चाहिए। इसकी जगह प्रभुत्व संपन्न शब्द होने चाहिए। इसी प्रकार से एच वी कॉमत पता है क्या चाहता था, कि एच वी कॉमत ये कहते थे कि दृढ़ संकल्प जो वर्ड है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रस्तावना में, आप पढ़ सकते हो कि प्रस्तावना में कहाँ लिखा है दृढ़ संकल्प। तो देखो प्रस्तावना में ये लिखा है दृढ़ संकल्प होकर। तो वो चाहते थे कि ये दृढ़ संकल्प जग शब्द ना हो, इसकी जगह पर ईश्वर का नाम हो। जबकि रोहिणी कुमार चौधरी ये चाहते थे कि यहाँ पर देवी का कोई नाम हो। यानी कि जब हम प्रस्तावना पढ़ें तो ऐसे पढ़ें कि सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए देवी के नाम पर संविधान सभा में आज इस तारीख को लागू कर रहे हैं, या ईश्वर के नाम पर इसको लागू कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को डिक्लाइन कर दिया गया बहस के बाद, क्योंकि ये भारत की धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा था, ये किसी एक धर्म को बढ़ावा दे रहा था। तो इसलिए इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया, और संविधान की प्रस्तावना में भारत की धर्मनिरपेक्षता को बल दिया गया। इतना ही नहीं, प्रश्न ये भी उठाया गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या हम प्रस्तावना को संविधान का भाग समझें, या प्रस्तावना को संविधान का भाग ना समझें। इसके लिए लगातार डिबेटेबल विषय रहा। संविधान सभा के लोगों ने इसे प्रश्न चिन्ह बनाकर छोड़ दिया, और आगे चलकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर यह प्रश्न आ गया कि वो इस प्रश्न का उत्तर कैसे दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बार पता है क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बार ये कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। तो देखो भाई, जब संविधान की व्याख्या करने की बात आती है, संविधान के शब्दों की व्याख्या करने की बात आती है, तो ये शक्ति ना सुप्रीम कोर्ट के पास है कि संविधान के शब्दों की व्याख्या कैसे करती है। और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के शब्दों की जो व्याख्या कर दी वही सर्वमान्य होगी। तो 1966 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया, बेरूबाड़ी मामला, बेरूबाड़ी संघ का मामला। तो बेरूबाड़ी संघ के मामले में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया। लेकिन आगे चलकर 1973 में सुप्रीम कोर्ट में एक और केस आया, केशवानंद भारती का। केशवानंद भारती मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को पलट दिया और ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और आगे चलकर भी सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी निर्णय दिए उसमें यह कहा गया कि संविधान का भाग है प्रस्तावना। तो जिस प्रकार से आप संविधान में संशोधन कर सकते हो, उसी प्रकार से संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हो। तो ये मुद्दा हमेशा से बहस का रहा कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो ये निर्णय किस पर छोड़ दिया गया भाई, सुप्रीम कोर्ट पर। 1966 का जो बेरूवाड़ी मामला था, जो ये केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। लेकिन 1973 में जो केशवानंद भारती मुकदमा हुआ तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संविधान का भाग है प्रस्तावना। जबकि बेरूवाड़ी संघ में क्या कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। तो वर्तमान में कोई आपसे पूछे संविधान की जो प्रस्तावना है क्या वो संविधान का भाग है, तो आप कहोगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्वीकार किया है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। अतः हम भी इस बात से सहमत हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। 1995 में भी एक केस आया था LIC का, जीवन बीमा निगम का। इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की थी प्रस्तावना जो है संविधान का ही भाग है। तो देखो, जैसे कि प्रस्तावना संविधान का भाग है तो संविधान में समय समय के हिसाब से संशोधन किया जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया। 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। एक शब्द जोड़ा गया समाजवादी, एक शब्द जोड़ा गया धर्मनिरपेक्षता, और एक शब्द जोड़ा गया अखंडता। तो आपसे कोई पूछे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता सब संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़े गए, तो 42 अमेंडमेंट के माध्यम से, यानी कि 42वें संशोधन के माध्यम से 1976 में ये शब्द जोड़े गए। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आगे चैप्टर का एक सारांश दिया गया है। तो सारांश ये बताता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में संविधान के हमें लक्ष्य दिखते हैं, संविधान के हमें दर्शन दिखते हैं, भारतीय लोगों की संप्रभुता दिखती है, भारत के लोगों की समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य दिखता है। इसमें लोगों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय दिखते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता दिखती है, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता दिखती है। इतना ही नहीं, इससे हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शी सोच के बारे में पता चलता है। संविधान का अध्ययन करने से पहले अगर आप प्रस्तावना का अध्ययन कर लें तो आपको अपने संविधान का पूरी सार मिल जाएगा, पूरी समरी मिल जाएगी।
आगे चलकर हम बात करें तो संविधान की जो प्रस्तावना है, इसका मूल आधार क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, या फिर इसे ही हम अलग भाषा में क्या कहते हैं, जो कि हमारी किताब में यूज़ की गई है, और वो भाषा है वस्तुनिष्ठ संकल्प। ये किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब दिया? 13 दिसंबर 1946 को। पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसका समर्थन किया और आगे चलकर इस पर बहस भी हुई और चर्चा भी हुई, और समय समय के साथ इसमें संशोधन भी किया गया, जैसा कि आगे चलकर 42वें संशोधन के माध्यम से इसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया। वर्तमान में संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल भाग है। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आशा है चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।